Hello guys, welcome to Abhyaan IAS Academy. I am Vedvir Yadav. Today we are going to start with new course that is UGC NET Commerce and Management. तो आज हम लोग बहुत ही बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि व्हाट इज यूजीसी नेट, उसका सिलेबस क्या है, कोड क्या है और उसमें किस तरीके से आपको अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसकी कुछ बेसिक टिप्स बताएंगे और एक यूनिट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग आज की फर्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, सो यहाँ पर आज हम जो बात कर रहे हैं वो यूजीसी नेट कॉमर्स की बात कर रहे हैं, जिसका कोड है आपका 08, राइट। ओके, तो इसमें हमारी सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न की अगर हम बात करें और सिलेबस की बात करें तो हमारा जो पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो रहेगा वो आपका जर्नल रहता है, उसमें सारे बच्चों के लिए आपका सेम एग्जाम आता है, वेदर यू आर अप्लाइंग फ्रॉम कॉमर्स, मैनेजमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, एनी ऑफ द सब्जेक्ट। हमारे एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट आर अवेलेबल। तो उसमें से पार्ट 1 जो रहेगा वो आपका जर्नल रहेगा, उसका पेपर जो सबके लिए कॉमन रहेगा। उसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहता है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहता है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके कितने रहेंगे, 50 रहेंगे। पार्ट 2 जो रहता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब है दैट इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, द सब्जेक्ट वट एवर यू चूज इन योर एग्जामिनेशन, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका पेपर 2 रहने वाला है। तो पेपर 2 आपका जो रहेगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 100 रहने वाले हैं और हर क्वेश्चन जो है वो आपका क्या रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। तो 50 इंटू में 2 आपका कितना हो गया, 100, और 100 इंटू में 2 कितना हो गया आपका, 200। दोनों को मिला के आपका हुआ, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के आपका हुआ 300। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो टोटल ग्रेडिंग होगा, जो टोटल मार्क्स आपको चाहिए वो कितने में से लाने हैं, आउट ऑफ 300 लाने हैं। दो पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो रहेगा उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और पार्ट 2 जो रहेगा उसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें जितने भी आपके जो टोटल मार्क्स रहते हैं वो कितने हो गए, 300 रह गए। और 300 में से आपके जितने भी मार्क्स आएंगे पेपर 1 और पेपर 2 या पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के जितने भी आपके मार्क्स आएंगे वो टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करी जाएगी। तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट एग्जाम देते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो नेट की जो एग्जाम की जो लिस्ट आती है वो कैटेगरी वाइज आती है, मतलब SC, ST, OBC, फिजिकल हैंडीकैप्ड और आपका जर्नल। तो इस तरीके से आपकी जो लिस्ट है वो आती है। इसमें भी आपके दो कैटेगरी आती है, ऑन द बेसिस ऑफ JRF एंड ऑन द बेसिस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। द स्टूडेंट हु क्वालिफाइड द ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनका नाम, उनकी जो लिस्ट है वो अलग निकलेगी, और जो आपका जो कट ऑफ आपकी गई है JRF के लिए तो उसमें आपकी जो लिस्ट जो है वो उनकी अलग निकलेगी। तो आपको सब्जेक्ट वाइज देखना है पहला, दूसरा आपको कैटेगरी वाइज देखना है, तीसरा आपको JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में से देखना है कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहती है। तो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस में से आप 150 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने हैं फॉर योर बेटर रिजल्ट। तो आप टोटल जो क्वेश्चन है वो आप आंसर करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती है तो आपको थोड़ा सा ये देखने में रहता है कि भाई कहीं मेरा सही में से गलत ना हो जाए। तो यहाँ पर ऐसा कोई गलत आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, और सारा जो पेपर रहेगा वो MCQ बेस्ड रहेगा। MCQ बेस्ड मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपका जो वो करेक्ट रहेगा, वो करेक्ट आंसर जो वो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। तो MCQ बेस्ड रहेगा आपका, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पेपर जो रहेगा वो आपका CBT मोड में रहेगा। CBT मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपका जो एग्जाम रहेगा वो क्या रहेगा,
कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका रहेगा। आपके सेंटर्स पड़ते हैं, सेंटर्स में आपको जो है वो जाना पड़ता है और वहाँ पे जो भी हमारा सेंटर अलॉट होता है वहाँ पे हमें टाइम पे जाके हमारा जो स्क्रीन है उस पे हमें पेपर करना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं ऑनलाइन बोर्ड। इससे पहले जो एग्जाम होता था वो आपका ऑफलाइन मोड में होता था। ऑफलाइन मोड का मतलब है कि आपको एक फिजिकल पेपर आपको दिया जाता था, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, आपको OMR शीट दी जाएगी और OMR शीट के में आपको रिस्पॉन्स करके आपको उनको सबमिट करना है। तो जो भी आपने मार्क्स जो है वो वहाँ पे ऑब्टेन करे हैं उसके अकॉर्डिंगली सारा सिस्टम आपका रहने वाला है। तो इसमें हमारी ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी रहने वाली हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो पार्ट 2 की बात करने वाले हैं कि पार्ट 2 में हमारा जो कॉमर्स है, सब्जेक्ट कोड 08, कॉमर्स में हमारी कौन कौन सी यूनिट आती हैं और किस तरीके से हमें चीज़ों को कवर करना है। तो आपका जो टोटल जो यूनिट है एज पर द सिलेबस कितनी है, यूनिट कितनी है, 10। ठीक है, इसमें देखो आप वही सारी चीजें पढ़ेंगे जो आप 11th 12th यूजी और पीजी में पढ़ते आए हैं। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे फोकस करना है कि आपका जितना ज़्यादा एमसीक्यू और जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो सारा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहता है। और उसमें हमें क्या करना पड़ता है, अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हमें क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डाउट रहेगा कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वहां पर आपको एग्जाम को क्लैरिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है। हम इसमें ऐसा कुछ नया पढ़ने वाले नहीं है, हम वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो 11th 12th ग्रेजुएशन पीजी में हम लोग पढ़ते आए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना जो सिलेबस है उसको तैयार करेंगे। बट दिक्कत क्या आती है कि हमने जो यूजी और पीजी में तैयारी करी है वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस करी है, कि मतलब हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, एक यूनिट है, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 में से आपके 8 क्वेश्चन आ गए, 8 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और हमें खाली थ्योरी लिखनी है बस। ठीक है भाई, आपको थोड़ा सा पॉइंट पता है, आपने थ्योरी लिख दी, शीट भर दी, बस दैट्स इट। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे कोई फोकस नहीं जाता। और यहाँ पर जो है वो थ्योरी भरने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका माइंड कितना शार्प है और कितने कॉन्सेप्ट में आपने मतलब जो है क्लैरिटी कर रखी है, तो वो यहाँ पर चीज आएंगे। बहुत थ्रेड लाइन डिफरेंस आपका ऑप्शंस में रहता है, तो वो जो थ्रेड लाइन डिफरेंस है वही आपको क्लियर करना है कि अगर ये ऑप्शन है तो ये रहेगा, अगर ये ऑप्शन है तो आपका ये रहने वाला है। तो वही कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर जिसको हम बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपका डिफरेंस आपका पता होना चाहिए, राइट। तो आइए हम लोग आज की वीडियो में बढ़ते हैं और यहाँ पर हम पहले यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रैक नेट इन द इजीएस्ट वे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ यूनिट्स के ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी यूनिट्स हैं। सबसे पहली जो हमारी यूनिट है दैट इज योर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ये हमारी दो यूनिट को मर्ज करके हमारी एक यूनिट बनी है। एक हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट एक सेपरेट यूनिट है और इंटरनेशनल बिजनेस जो वो हमारी सेपरेट यूनिट है, क्योंकि इन दोनों यूनिट को आपस में एज पर द सिलेबस इन्होंने मर्ज कर दिया है। तो यहां पर आपको इसको सेपरेट स्टडी करना है और इसको आपको सेपरेट स्टडी करना है, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स आपके मर्ज कर दिए हैं इन्होंने। बट जब आप स्टडी करोगे तो आपको सेपरेट सेपरेट यूनिट की तरह ही इसको स्टडी करना है। आप इसको एक यूनिट ना माने, इसको आप दो यूनिट माने, एक आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट, एक आपकी इंटरनेशनल बिजनेस। ये आपके दो अलग अलग यूनिट हैं। एज पर द सिलेबस एक है, लेकिन रियल लाइफ में आपकी दो यूनिट है। इंटरनेशनल बिजनेस सेपरेट यूनिट है और बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी सेपरेट यूनिट है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग आपकी एक अलग यूनिट है, ऑडिटिंग आपकी अलग यूनिट है। तो अकाउंटिंग में आपका जितना भी 11th की अकाउंट है, जितनी भी आपके 12th की अकाउंट है, यूजी और पीजी में जितना भी आपने पढ़ा है, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो सारी अकाउंटिंग जो वो आपकी यहाँ पर आने वाली है। इसमें आपका इश्यू ऑफ शेयर है, डिबेंचर है और आपका रिडेम्पशन ऑफ शेयर है, बायबैक है, फॉरफीचर है, आपका पार्टनरशिप है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, रेशो एनालिसिस है, वो सारी चीजें आपकी अकाउंटिंग में आने वाली हैं। ऑडिटिंग में क्या आता है आपका, ऑडिटिंग में आपकी वो सारी चीजें कवर होंगी जो हमारा ऑडिटर का क्या रोल होता है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं, किस किस टाइप के हमारे ऑडिट रहते हैं, ऑडिट का टाइप्स क्या है, ठीक है, एजीएम क्या होती है, ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, कौन उसको रिमूवल करता है, वो सारी चीजें आपकी ऑडिटिंग में आती है। तो ऑडिटिंग आपकी सेपरेट यूनिट हो गई और अकाउंटिंग आपकी एक सेपरेट यूनिट हो गई, राइट।
उसके बाद थर्ड यूनिट जो आती है दैट इज योर बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब आपको जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें हमारा इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, लाइक आपका डिमांड है, यूटिलिटी एनालिसिस है, और आपका कॉस्ट फंक्शन है, आपका प्रोडक्शन फंक्शन है, मार्केट स्ट्रक्चर है, वो सारा आपका जो किस में आ जाएगा, इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो इसमें फर्दर आपकी यूनिट्स हैं, आपके यूनिट्स में सब टॉपिक्स हैं आपके, वो आपकी इसमें आ जाएंगे। तो लेकिन उसका जो हेड है वो कौन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, राइट। ओके, नेक्स्ट है आपका बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कह देते हैं इन शॉर्ट वे, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका क्या रहेगा कि जितना भी एक बिजनेस में फाइनेंस हमारा मैनेज होता है, फाइनेंस को कंपनी किस तरीके से मैनेज करती है, एंड व्हाट आर द वेरियस डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मैनेजर, एंड व्हाट आर द डिफरेंट रोल परफॉर्म बाय द फाइनेंस मैनेजर। तो उसमें वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर कवर होने वाली हैं। तो उसमें हम बताएंगे कि हमारा जो फाइनेंस मैनेजर है उसके क्या क्या रोल रहते हैं, वो कैसे फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, कैपिटल बजटिंग कैसे निकालते हैं, और हमारा वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, और हम जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बताते हैं, वर्किंग कैपिटल हमारा क्या रहता है। तो उसमें वो सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ेंगे, बिजनेस फाइनेंस में पढ़ेंगे। हमारा व्हाट विल बी योर सोर्स ऑफ फाइनेंस, कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सा लॉन्ग टर्म है, कंपनी का प्रोसीजर क्या है, कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेती है तो कहां से लेती है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेती है तो आपका कहां से लेती है। तो ये सारी चीजें कंपनी जो वो यहाँ पर डिस्कस करने वाली है। तो उसमें हम जो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, शॉर्ट टर्म के कौन से हैं, लॉन्ग टर्म के कौन से हैं, वो सारा आपका जो वो किस में आने वाला है, बिजनेस फाइनेंस, और इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी दैट इज बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड। देखो रिसर्च मेथड जो है वो आपका पेपर 1 वाला ही है, लेकिन उसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके और एड ऑन कर दी गई हैं। उसमें हमारा जो भी रिसर्च के जो टाइप्स हैं और जो सैम्पलिंग के टाइप्स हैं, उसमें आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे थोड़ा सा फोकस रहता है इसमें। उसमें थोड़ा सा पेपर 1 से थोड़ा सा एडिशनल है इसमें, लेकिन काफी सारी चीजें मतलब 40 to 50% आपका जो पेपर 1 वाला ही यहाँ पर रिसर्च आपका आएगा। तो जब आप पेपर 1 की रिसर्च आप पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, वो चीजें आपकी यहाँ पर भी कवर होने वाली हैं, राइट। तो उसका आपको डबल एडवांटेज मिलने वाला है, राइट। इसके बाद फिर आपकी स्टैट्स आ जाती है। स्टैट्स में आपका वो सारी चीजें आएंगी जैसे मीडियन है, मोड है, आपका मीन है, ठीक है, उसके जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, आपका रेंज है, और आपका जो डेविएशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आप फाइंड आउट करोगे, रेंज कैसे डेविएशन फाइंड आउट करोगे, ठीक है, डिस्पर्जन जिसको हम कहते हैं, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, तो इसमें क्या क्या फॉर्मूले रहते हैं, क्या क्या मेथड्स आपके रहते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन भी आता है इसमें से आपका प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा। इसमें से आपका एक से दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल के रहेंगे। अकाउंटिंग में 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के रहेंगे आपके। तो ये सारे कुछ पोर्शन आपके प्रैक्टिकल के आपके रहने वाले हैं। इसमें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों रहने वाली हैं आपके। कुछ पोर्शन आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे, कुछ पोर्शन आपके थ्योरी के रहने वाले हैं। तो इसमें बिजनेस स्टैट्स और रिसर्च मेथड्स आपकी 5th यूनिट है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 6, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट एक सेपरेट यूनिट है आपकी, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपकी जो है वो एक सेपरेट यूनिट है आपकी। तो इनको भी आपको दो एक यूनिट की तरह नहीं, इनको दो अलग अलग यूनिट की तरह आपको स्टडी करना है, बिजनेस मैनेजमेंट और HRM। तो कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा अलग अलग आपको स्टडी करने पड़ेंगे एज अ बिजनेस मैनेजमेंट और एज अ HRM, राइट। तो ये चीज आपकी जो वो यूनिट नंबर 6 में आएगी। नेक्स्ट आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें जितना भी हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो सारा आपका आ जाएगा। बैंक क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट हमारी क्या होती है, और आपकी कैपिटल मार्केट आपकी क्या होती है, मनी मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म मार्केट क्या है, आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, एनपीए हमारा क्या होता है, ठीक है, बासल नॉर्म्स हमारे क्या होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो वो आपका आ जाएगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है वो भी आपकी एक मेजर यूनिट है। इसमें आपका मार्केटिंग क्या होती है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, उसमें प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट के टाइप्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 अलग अलग टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप, आपका ब्रांड इक्विटी, ब्रांड मॉडल, वो सारे आपके जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आ जाते हैं। मतलब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, वो सारा आपका टाइप्स ऑफ मार्केटिंग आपकी क्या होती है, मॉडर्न मार्केटिंग मेथड कौन कौन से हैं, एडवर्टाइजमेंट के मेथड कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें मतलब आपकी इसमें आ जाती हैं। इसके मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट हमारे कौन कौन से हैं, तो वो सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी।
नेक्स्ट हमारा रहेगा लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। ये आपका इट इज रिलेटेड टू लॉ। ये यूनिट आपकी पहले नहीं थी, लेकिन ये यूनिट आपकी बाद में ऐड करी गई है। तो इसमें आपका जितना भी लॉ है, यानी आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, आरटीआई एक्ट है, आईटी एक्ट है, एमआरटीपी एक्ट है, फेरा है, फेमा है, ठीक है, तो उसमें जीएसटी है आपका। तो वो सारी चीजें आपकी जो वो किस में आ जाएंगी, लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस में कंसीडर करी जाएंगी। तो जो लॉ वाला पोर्शन है वो आपका किस में कंसीडर करा जाएगा, वो आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस में कंसीडर करा जाएगा, राइट। और यहां पर आपका जो लास्ट वाली यूनिट रहती है दैट इज योर इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। देखो यहां पर भी दो यूनिट को इन्होंने मर्ज करा है। कौन सा, एक इनकम टैक्स और आपका एक कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में आपका ये रहेगा कि कंपनी कोई टैक्स को प्लान कर रही है, इसमें टैक्स इवेजन, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। तो ये सारा आपका जो है वो टैक्स प्लानिंग में आता है कि कंपनी को टैक्स कैसे कैसे बचाना चाहिए एंड व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच अ कंपनी कैन रिड्यूस इट टैक्स लाइबिलिटी। तो वो आपका कॉर्पोरेट टैक्स में आ जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी को अपना जो मशीनरी है वो परचेज करनी चाहिए या उसको लीज पे लेनी चाहिए, एक बिल्डिंग उसको परचेज करनी चाहिए या रेंट पे लेनी चाहिए। तो ऐसे जो डिसीजन होते हैं वहां पर आपको कुछ एडवांटेज आपको मिलता है, टैक्स का बेनिफिट आपको मिलता है। कहां पर कौन सा बेनिफिट मिलेगा, व्हाट आर द वेरियस डिडक्शन अलाउड टू यू, मतलब कंपनी के लिए कौन कौन सी डिडक्शन हमारी अलाउड है, कौन कौन सी डिडक्शन अलाउड नहीं है, वो सारी चीजें आपकी इसमें आने वाली हैं, ठीक है। इनकम टैक्स में आपके बेसिक प्रोविजंस आपके आएंगे कि असेसी कौन होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है आपका, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, 5 हेड्स ऑफ द इनकम क्या क्या है, कौन कौन से आपके इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये पांचों हेड को आपको जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। इसके साथ साथ एग्जम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम और इसके साथ साथ मतलब आपको जो है डिडक्शन कौन कौन सी है आपकी, आईटीआर कौन सी फिल करोगे आप, तो ये सारा आपका ड्यू डेट्स क्या होता है, एडवांस रिटर्न आपका क्या रहता है, ठीक है, एडवांस टैक्स आप कैसे पे करोगे, ठीक है, और आपकी जो असेसमेंट ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो सारी चीजें मतलब आपकी जो किस में आने वाली हैं, इनकम टैक्स में आपकी आने वाली है। पैन कार्ड आपका क्या होता है, बेसिक जनरल प्रोविजंस आपके क्या रहते हैं, वो सब आपके इनकम टैक्स में आ जाएंगे। तो ये दो यूनिट है आपकी, कौन कौन सी, इनकम टैक्स एक अलग यूनिट है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग आपकी एक अलग यूनिट है। एक चीज और इन्होंने ऐड करी है जिसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो हमारा जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है वो भी हमारा यहाँ पर ऐड है, वो इसी यूनिट में आपका मर्ज है। तो आप इनडायरेक्ट वे में देखें तो इंटरनेशनल टैक्सेशन आपका जैसे आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है, एपीडी थ्योरी है, और आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है आपका डीटी डबल है। तो इसमें से आपका जो वो थ्योरी वगैरह में से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो इनकम टैक्स में से मिलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल जो इनकम टैक्स रहता है कौन सा इसमें कवर होगा, कौन सा इनका इसमें कवर नहीं होगा, इसमें से आपका पार्टली एग्रीकल्चर इनकम और पार्टली आपके बिजनेस इनकम, उसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर कवर रहने वाला है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे रहते हैं जो कि हमारे इसमें पेपर में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये जो यूनिट है आपने यहां पर देखी, 2 यूनिट आपकी ये हो गई, एक यूनिट हो गई 3 4 5 6 7 7 यूनिट्स तो आपकी ये हो गई, और इसके साथ साथ आपकी 8 9 10 11 13 14 15 16, राइट। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो 14 to 15 यूनिट्स आपकी बनती हैं एंटायर पेपर में। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें क्या करना है, तैयारी करनी है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन थोड़ा सा ये रहता है, 2 कंफ्यूजन रहते हैं। पहली चीज ये कि थ्योरी कितनी आएगी और प्रैक्टिकल कितना आएगा। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पेपर रहता है वो हमारा थ्योरी बेस्ड रहता है, ठीक है। मतलब थ्योरी जो पोर्शन है वो आप ये मान के चलो कि मतलब 80% आएगा, और जो प्रैक्टिकल जो पोर्शन है वो आपका 20% रहेगा। मतलब अगर आप 100 क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो 100 में से पूरे एंटायर पेपर में आपको हार्डली 15 to 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी हार्डली बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, अदरवाइज इससे कम ही मिलेंगे। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन ये नहीं देता है जिसमें आपका 1 से 2 मिनट आपको फालतू लगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें नहीं रहने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो वो अपना सारा जो एग्जाम है वो अपना तैयार करना है। तो पहली जो आपकी कंफ्यूजन आपकी ये रहती है। तो ज्यादातर जो पेपर रहेगा वो आपका थ्योरी बेस्ड रहेगा,
और प्रैक्टिकल भी अब इस तरीके से पूछने लग गया है कि जैसे बहुत छोटे छोटे नेचर के आपके वो पूछ लेता है कि इसका कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है, कौन सा करेक्ट फॉर्मूला नहीं है, या वो क्या पूछ लेगा, वो इनमें से ये पूछ लेगा कि भाई इसमें से ये जो बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईपीएस कैसे कैलकुलेट करोगे, डीपीएस कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो आपकी पूछ रहा है आजकल। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू द पैटर्न आपको स्टडी करना है और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, अपना जो सिलेबस है उसको सबसे अच्छे से गो थ्रू करना है, उसको रिवाइज करना है, हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक जो पॉइंट है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, उसमें से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारा रहता है वो हमारा रहेगा एमसीक्यू सीरीज का। एमसीक्यू सीरीज में आपका क्या रहेगा, क्योंकि हमारा जो पेपर रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, एमसीक्यू सीरीज बेस्ड रहने वाला है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज करेंगे, और सिलेबस को रिवाइज करने के बाद आपको जो जितने ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि अगर आपने मान लो सिलेबस पढ़ लिया, सिलेबस पढ़ने के बाद भी अगर आपके एमसीक्यू नहीं निकल रहे तो उस सिलेबस को पढ़ने का कोई लॉजिक आपका नहीं है। तो यहां पर जब तक आपके एमसीक्यू नहीं निकलेंगे, जब तक आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द इनकरेक्ट आंसर, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक जो दूसरा कंफ्यूजन हमारा रहता है वो क्या रहता है, परसेंटेज को लेके कि कितना हम परसेंटेज मार्क्स लेकर आए तब जाके मतलब हमारा जो वो नेट क्वालिफाई होने वाला है। देखो, पहली चीज ये डिपेंड करता है हमारा कैटेगरी को कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्योंकि हमारी जो लिस्ट निकलती है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी निकलती है, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, और इसमें आपकी जो अलग अलग कैटेगरी हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी लिस्ट निकलती है। ठीक है, तो इसमें लेकिन फिर भी हम ओवरऑल मान के चलें, एवरेज हम मान के चले सबका, तो फिर भी आप ये मान के चलो 60 to 65% तक आपको हर किसी हालत में आपको जो नंबर है वो लेकर आने ही आने हैं। तब जाके आप नेट क्वालिफाई करने के बारे में सोचना कि अगर हमारा इससे ऊपर हमारे मार्क्स रहेंगे तो ही हमारा जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो पाएगा, क्योंकि 60 से नीचे कट ऑफ आपकी किसी भी हालत में नहीं जाती है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दो एग्जाम आपके मर्ज हो रहे हैं, तो वहां पर जो कट ऑफ बढ़ने की जो चांसेस हैं वो आपके बढ़ जाते हैं, कंपटीशन आपका बढ़ जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो अपना एग्जाम है वो तैयार करना है। तो आपकी कट ऑफ की हमारी बात हो गई है, 60 to 65% आपको नॉर्मल कट ऑफ जो है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए ही चाहिए। इससे ऊपर रहेगा तो वेल एंड गुड है, इससे कम आने के कोई चांसेस आपके नहीं है। तो अपनी जो स्टडी है वो इस तरीके से फोकस कीजिए कि मेरा चाहे जो मर्जी हो जाए, सब्जेक्ट पेपर में मेरा जो है वो इतने मतलब जो क्वेश्चन है वो आपके करेक्ट होने चाहिए। दोनों पेपर को मिला के, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के एटलीस्ट आपके 60 to 65% आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके करेक्ट होने चाहिए। राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो अपनी सारी तैयारी है उसको हम प्लान करेंगे, शेड्यूल वाइज हम जो टॉपिक वाइज है अपनी सारी तैयारी करेंगे कि पहले हम ये वाली यूनिट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसके सारे एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद सेकंड यूनिट उठाएंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। तो इससे क्या रहेगा कि यूनिट आपकी कंप्लीट होती जाएंगी, एमसीक्यू आप लगाते जाओगे, तो इससे आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो आपका बूस्ट अप होगा। दूसरी चीज, आपका जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट रहेगा। अगर आपने ऐसा कर लिया, एक यूनिट यहां से उठा ली, एक यूनिट आपने यहां से उठा ली, कुछ टॉपिक यहां से उठा लिए, कुछ टॉपिक यहां से उठा लिए, तो इस तरीके से प्रिपरेशन आपकी नहीं होती है। तो इसमें आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली करनी है, क्योंकि नेट जो है वो कभी भी गधा मेहनत नहीं मांगता है। मतलब इट डजंट रिक्वायर्ड हार्ड वर्किंग, इट रिक्वायर्ड स्मार्ट वर्किंग। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप नॉर्मल पढ़ने के बावजूद भी अपना जो है वो एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको यही नहीं पता कि विजन क्या है, गोल क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आप नहीं बता सकते। आपको यही नहीं पता कि एचयूएफ कंपनी में क्या फर्क होता है, कंपनी और पार्टनरशिप में क्या फर्क होता है, आपको यही नहीं पता जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट में क्या फर्क होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या फर्क होता है, तो आप नहीं कर पाओगे। ट्रेनिंग डेवलपमेंट में आपको फर्क नहीं पता है, ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको फर्क नहीं पता, ऑफलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग मेथड, ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के कौन कौन से मेथड होते हैं, ऐसे ही आपको हर यूनिट में से जो छोटी छोटी चीजें हैं, हर एक एस्पेक्ट का जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो सिलेबस, देखो अपने आप में यूनिट बहुत वास्ट होती है, उसमें से जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वो आपको प्रिपेयर करने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको एमसीक्यू जो सीरीज है वो अपनी स्टार्ट करनी है। राइट, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे कंफ्यूजन है मैंने वो आपको दूर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन रहता है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा टाइप करना।
और ताकि हम लोग को ये पता चले कि भाई स्टूडेंट की क्या क्या क्वेरी है, क्या क्या आपका जो चीज़ें हैं वो आपकी रहने वाली हैं। तो मैं आपको जो है एंटायर कॉमर्स और मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पेपर आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम जितने भी यूनिट्स हैं सब्जेक्ट पेपर की, आपकी कॉमर्स की और मैनेजमेंट की, वो दोनों आपको मैं ही कवर कराऊंगा। तो आज से हम लोग जो है वो अपनी यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे और उसके जो है सारे टॉपिक्स हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यू करेंगे। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद अपने जो वो एमसीक्यू करो। एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के रहेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके जो है वो क्या रहने वाले हैं कि उसमें टीचर और हमारी जो फैकल्टी होती है वो आपको कंसोलिडेट करेगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो वो एमसीक्यू डिस्कस करने हैं। जो भी हमारा एक क्वेश्चंस रहेंगे उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग जरा फैकल्टी से कंसर्न कर सकते हैं। और इसमें जो एंटायर ड्यूरेशन हमारी रहने वाली है वो हमारी क्या रहेगी, 4.5 मंथ की रहने वाली है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबिलिटी इट कैन बी एडजस्ट। अगर हमारा एग्जाम पहले हो जाता है तो इट कैन बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू दैट। उसमें हमारी जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो आपकी बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ आर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे। और अगर एग्जाम हमारा आगे बढ़ जाता है तो पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपकी एमसीक्यू पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जैसे जैसे हमारी यूनिट कंप्लीट होते जाएंगे हम अपने एमसीक्यू सीरीज को करते जाएंगे। एक यूनिट कंप्लीट हो गई, उसके एमसीक्यू कर लिए, दूसरी यूनिट उठाई, उसके एमसीक्यू कर लिए, फिर आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जैसे 1 यूनिट 2 यूनिट हो गई, फिर उनके डाउट सेशन आपके बीच बीच में लिए जाएंगे, ताकि उन यूनिट्स में जो भी आपकी दिक्कत आ रही है, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग आप लोग इनके साथ में टीचर से कंसर्न करके अपने डाउट क्लास रखवा सकते हैं। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप लोग जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन है तो क्या है, अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो क्या है, तो उसका जो आंसर है वो ए क्यों आया, डी क्यों नहीं आया, बी क्यों आया, सी क्यों नहीं आया। तो उसमें आपको जब तक ये चीज़ें क्लैरिफाई नहीं करोगे, देखो जहां डाउट रहेंगे वहां क्वेश्चनिंग करोगे, क्वेश्चनिंग करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो डाउट को अपने मन में नहीं छोड़ना है आपको, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। तो आप लोग ये मत समझना कि हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ये समझना कि हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम के लिए जब हम पढ़ाने जाएंगे तब आपके लिए ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे। और उसमें आपको ये भी देखना है कि कल को मान लो बच्चों ने हमसे ये पूछ लिया कि सर मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस बताइए। अब आपको यही नहीं पता है कि मार्केटिंग है, मार्केटिंग क्या होती है, सेलिंग आपकी क्या होती है। बच्चे ने ये पूछ लिया कि सर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में फर्क बताइए, आपको खुद को नहीं पता है। अब आप वहां पर ये नहीं कह सकते कि बच्चे मैं कल पढ़ के बताऊंगा या मुझे खुद नहीं पता है। तो वहां पर इन सब शर्मिंदगी से बचने के लिए आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि कल को बच्चे अगर हमसे पूछते हैं हम फटाक से आंसर कर सकें, हम बच्चों से सारे क्वेश्चन पूछ सकें और उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो आज हम जो है वो इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपके जो नंबर ऑफ यूनिट है वो 10 है। कौन कौन से, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्ट्रेट और रिसर्च मेथड, और इसके साथ साथ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट और आपका इनकम टैक्स। तो ये यूनिट आपके सारा एंटायर सिलेबस में है। इसी 10 यूनिट में से आपके 100 क्वेश्चंस आपके फ्रेम होने वाले हैं। तो वैसे तो कहने को ये कहते हैं कि भाई हम हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन देते हैं, लेकिन आप लोग इस वहम में मत रहना। प्रैक्टिकल लाइफ में इनके 10 क्वेश्चन हर यूनिट में से नहीं आते, किसी यूनिट में से कम आते हैं, किसी यूनिट में से ज्यादा जाते हैं। तो इसका मैं आपको एक एनालिसिस करके दूंगा कि प्रीवियस अटेम्प्ट में आपको किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको 2 चीजों का फायदा रहेगा। एक तो आपको वेटेज का पता चल जाएगा और आप अपनी स्टडी उसी के अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर पूरी इनकम टैक्स में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली टाइम एलोकेट करूंगा कि मुझे इनकम टैक्स को कितना वेटेज देनी है या कितना टाइम एलोकेट करना है मुझे इनकम टैक्स में। फॉर एग्जांपल अगर मेरे मार्केटिंग में से 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं या 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंगली जो वो तैयार करूंगा। तो इसमें भी आपकी हर एक यूनिट की अपनी अपनी वेटेज है। कुछ यूनिट की वेटेज ज्यादा है, कुछ यूनिट की वेटेज कम है। तो अकॉर्डिंग टू द वेटेज मैं आपको जो है एक पैटर्न, एक एनालिसिस करके बताऊंगा आपको क्लासेस में कि भाई इस यूनिट में से आपके इतने जनरल क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली ही फ्रेम कर सको। आप माइंडसेट जो रहेगा वो उसी के अकॉर्डिंगली अपना तैयार करोगे कि भाई इसमें से आपके इतने जो क्वेश्चन है वो आपके रहने वाले हैं, राइट। तो ये चीजें हमारी इसमें रहेंगी।